नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जब भी किसी देश में वहां पर परियोजनाओं का निर्माण या फिर किसी भी योजना का क्रियान्वयन अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से होता है तो फिर उस देश की उन्नति में, उस देश की तरक्की में, उस देश के विकास में, कोई भी आप भाषा का टर्म यूज कर लीजिए, डेवलपमेंट में उसमें एक बहुत बड़ी व्यवधान आ जाता है, एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कि भ्रष्टाचार के सीमेंट से जिस भी देश का निर्माण होता है उस देश की तरक्की रुक जाती है। और यही कारण होता है दोस्तों कि कोई भी देश एक प्रकार से अगर विकसित नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं कर पा रहा है या वहां की जनता तक सीधे तौर पर लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, तो एकमात्र कारण होता है करप्शन का। करप्शन एक प्रकार से दीमक की तरह होता है दोस्तों, जो कि देश को खोखला कर देता है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा, हाल ही में एक मामला निकलकर सामने आया है, या यूं कहिए कि यह मामला 4 वर्ष पहले ही आ गया था, लेकिन कल ये और भी ज्यादा प्रकाश में आया है। और सीधे तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यह मामला क्या है। यह मामला है, दरअसल आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ वहां की राजधानी है और लखनऊ में बहती है गोमती नदी। और गोमती नदी के दोनों जो तट हैं, दोनों जो किनारे हैं, उसके तकरीबन 14 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, वहां पर एक रिवर फ्रंट का निर्माण हो रहा था। 2017 में दोस्तों जब अखिलेश यादव की सरकार गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए, तो उस दौर में दोस्तों अपने कार्यकाल को शुरू करने के बाद ही कुछ ही समय के बाद योगी सरकार ने इस पूरी की पूरी जो गोमती रिवर जो ये परियोजना है डेवलपमेंट की, इसके सिलसिले में, इसके संबंध में भ्रष्टाचार के लिए एक प्रकार से सीबीआई से निवेदन किया था, संस्तुति दी थी। और वहां पर उन्होंने कहा था कि आप इस मामले की सीबीआई जांच कीजिए, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा दोस्तों कि सितंबर के महीने में तारीख 30 सितंबर थी, 30 सितंबर 2017। तो तब क्या हुआ था दोस्तों कि एक हाईकोर्ट के जज के द्वारा उनकी अध्यक्षता में एक जांच हुई थी, लेकिन उस पूरी की पूरी न्यायिक जांच में बहुत सारी खामियां भी निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति दी और उसके बाद फिर उस पूरे के पूरे मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन 4 वर्ष से ज्यादा का तकरीबन समय बीत चुका है और चुनाव आने वाले हैं, लिहाजा इसकी टाइमिंग को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जब आपने पहली एफआईआर, यानी सीबीआई ने पहली एफआईआर जो दर्ज की थी दोस्तों, वो दर्ज की थी 30 सितंबर को, और उसके बाद जब दूसरी एफआईआर यानी एक नई एफआईआर दर्ज हुई, वो हुई 2 जुलाई 2021 को, यानी शुक्रवार को। इसलिए विपक्षी जो धड़ा है उत्तर प्रदेश का, वहां पर जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनेता हैं, वो लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पर कि आखिर चुनाव से पहले ही आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर सवाल तो उठता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने दोनों बातें रखूंगा, दोनों पक्ष को रखूंगा और साथ ही साथ अपना ओपिनियन भी रखूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि आखिर ये पूरा का पूरा विवाद है क्या। दरअसल देखिए, आप सभी जानते हैं कि गोमती नगर जो है लखनऊ में, वहां पर गोमती नदी एक बहती है और गोमती नदी पर ही एक बढ़िया सा, एक बहुत सुंदर, एक आकर्षक और एक चकाचौंध से भरा हुआ, एक प्रकार से बहुत ही सुंदर, अगर आप उस दृश्य को देखेंगे जो रिवर फ्रंट का है, क्योंकि इसे साबरमती रिवर फ्रंट जो कि गुजरात में है, उसी की तर्ज पर इसका निर्माण शुरू किया था और समाजवादी पार्टी ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया था। और बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत इसके नज़ारे होते हैं, इसके दृश्य होते हैं। मैं भी 2017 में लखनऊ गया था, तो यहाँ पर मैं विजिट किया था और मैंने यहाँ पर देखा था कि बहुत सुंदर सुंदर पार्क्स है, बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग्स हुई हैं, स्ट्रीट लाइट बहुत बेहतरीन है, साइकिल ट्रैक बना रखे हैं, गार्डन्स हैं, बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी हर तरफ है। और ऐसा लगता ही नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में हैं या हम देश के किसी इलाके में, क्योंकि उसमें जो एक प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है या जो डिजाइन उसमें रखा गया है, वो पूरा का पूरा विदेशी तरीके का है। लेकिन अब यहां पर जब ये केस सामने आया तो फिर इसके बाद कहीं ना कहीं संदेह और भी ज्यादा बढ़ जाता है और एक आम आदमी के भीतर ये शक पैदा हो जाता है। वो हर चीज को फिर उस निगाह से देखता है, हर चीज को उस दृष्टि से देखता है कि आखिर आपने ये चीज बना तो दी, आपने इसको विकास का नाम दे तो दिया, लेकिन क्या ये सही तरीके से बनाई गई है? क्या गारंटी है कि इसमें पैसों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई लेन देन, कोई घपला नहीं हुआ है? इसलिए यहां पर दोस्तों बहुत बड़ा संदेह भी उठता है। लेकिन बात दोस्तों अगर मैंने रिवर फ्रंट की करी है तो यहां पर आपको पूरा मामला भी समझाता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री उस टाइम पे अखिलेश यादव थे और तकरीबन 1000
500 करोड़ से ज्यादा की ये योजना है, पूरी की पूरी परियोजना है। और बताया ये जाता है दोस्तों कि अभी तक इसका निर्माण नहीं पूरा हो पाया है। अभी तक इसका केवल 50 से 60% काम ही पूरा हो सका है, यानी अभी भी 40 से 45% का कार्य अभी भी शेष है। और इसका जो बजट आवंटित किया गया था वो तकरीबन 1500 करोड़ की जो राशि है वो मैंने आपको बताई, लेकिन उसमें से 90% से ज्यादा राशि खर्च हो चुकी है। यानी 90% से ज्यादा राशि आपने खर्च कर दी जो बजट आपको आवंटित हुआ था, लेकिन निर्माण अभी भी आधे से थोड़ा सा ज्यादा ही हुआ है, यानी अभी भी तकरीबन आधा काम इसका बचा हुआ है। तो आखिर वो पैसा गया कहां? अब ये पूरी की पूरी जो जांच हो रही है दोस्तों, ये भ्रष्टाचार को लेकर, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि इसमें सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा इसमें रोल आ रहा है। और सिंचाई विभाग के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, आईपीएस लेवल के या फिर इंजीनियर्स हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ इसमें नेता भी घेरे में आए हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सीबीआई ने दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोमवार को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में, जिसमें लखनऊ आता है, जिसमें सीतापुर आता है, रायबरेली आता है, मेरठ आता है, अलीगढ़ आता है, बुलंदशहर आता है, गाजियाबाद आता है, एटा आता है, इटावा आता है, और भी तमाम जो 13 इस समेत 13 जिले ऐसे हैं जहां पर 13 शहर है प्रमुख तौर पर, जहां पर सीबीआई की टीम ने, जो एंटी करप्शन विंग है लखनऊ सीबीआई की, उन्होंने कल एक साथ यहां पर दबिश दी। यहां पर गए और जो दस्तावेज है, जो लैपटॉप से, जो भी गैजेट्स हैं, जो तमाम फाइलें हैं, उसको लेकर वहां पर जांच पड़ताल अपनी शुरू की। तो कल पूरी की पूरी एक प्रकार से कल इन्होंने छापेमारी की, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में की बल्कि राजस्थान के अलवर में भी और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी की। यानी तकरीबन आप ये समझ के चलिए कि 3 राज्यों में सीबीआई की टीम ने कल एक साथ छापा मारा, एंटी करप्शन विंग ने। इसमें यूपी के 13 जिले आते हैं और साथ ही साथ इसमें कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी, और अलवर जिला आता है इसमें राजस्थान का। 3 राज्य और 15 जिले, और यहां पर सीबीआई की टीमों ने तकरीबन 42 ठिकानों पर, 42 या 43 ठिकानों पर कल रेड मारी। अब मैं आपको दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे मसले में कई सारे बड़े बड़े नेताओं का भी नाम सामने आया है, लेकिन एक बहुत बड़ी आप कहेंगे कि इसमें विरोधाभास है कि जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ, उन्हीं का नाम नहीं आया है। ना ही पहली एफआईआर में उनका नाम दर्ज था और ना ही दूसरी एफआईआर में इनका नाम दर्ज है। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया उनकी संख्या 189 है, 189। अब इन 189 लोगों में से दोस्तों 16 लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी कार्मिक हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर्स हैं। इसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स भी आते हैं, इसमें कई सारे नेता भी शामिल हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार भी शामिल है, इसमें वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भी शामिल है। यानी एक पूरा का पूरा ये ऑर्गेनाइज तरीके से भ्रष्टाचार का एक स्कैम आपको दिख रहा होगा ये। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे विषय को लेकर राजनीति भी गर्म है। मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि विपक्षी लगातार इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगले बरस आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा बीजेपी सरकार जो वहां पर है, योगी सरकार जो वहां पर है, वो लगातार शिकंजा कसकर एक प्रकार से इन नेताओं के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है और अपनी राजनीतिक जमीन को पुनर्जीवित करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि सीबीआई की एजेंसी को लेकर भी सवाल जो मेरे मन में उठता है वो ये है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी दोस्तों, वो बहुत ही बहुचर्चित टिप्पणी थी। उस टाइम उन्होंने कह दिया था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह है। इसलिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई पर लगातार सवाल उठते रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी टाइमिंग को लेकर वाकई में लाजमी है, क्योंकि टाइमिंग ऐसी रही है। क्योंकि अगर आप जानिए दोस्तों, तो आपको याद होगा कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे, उससे पहले भी सीबीआई की रेड हुई। सीबीआई समेत कई जांच एजेंसियां इसमें घेरे में आती है, क्योंकि ये तभी क्यों आखिर रेड मारती है जब किसी राज्य में या देश में चुनाव होते हैं। बहरहाल यहां पर 2019 का चुनाव आपको याद होगा, उस दौर में भी लोकसभा का जब रेड्स मारी गई विपक्षी नेताओं पर। इसके बाद आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल का इस बरस चुनाव हुआ शुरुआत में, तो वहां पर रेड मारी गई। फिर आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के जब विधानसभा चुनाव थे, हरियाणा के विधानसभा चुनाव थे, बिहार के विधानसभा चुनाव थे, तो हर जगह कहीं ना कहीं से आपको याद होगा कि सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, या फिर किसी कार से कैश बरामद होना, ये सब चीजें सामने आई थी। लेकिन तब सामने आई जब चुनाव थे, और चुनाव में भी इसमें मुख्य रूप से उन नेताओं के गाड़ियों से या उन नेताओं के यहां छापेमारी की गई जो विपक्ष के नेता थे। इसलिए विपक्षी जो ये राजनीतिक दल हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं इसकी टाइमिंग को लेकर भी। अब यहां पर दोस्तों सरकार पर भी एक सवाल उठाना मैं चाहूंगा, योगी सरकार पर। सवाल यह है दोस्तों कि आपने बहुत अच्छा किया, अगर आपने इसकी जांच के लिए सीबीआई से रिक्वेस्ट की, सीबीआई जांच करिए, बेहतरीन बात है, बहुत सुंदर बात है। भ्रष्टाचार
किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपने इसमें 2017 में आपने जब इसमें पूरी की पूरी कार्रवाई के निर्देश दिए थे या सीबीआई ने इसमें एफआईआर दर्ज की थी, तो फिर इसके बाद 4 साल के बाद ही क्यों ये मामला उठा है? इसलिए यहां पे सरकार और सीबीआई दोनों से ये बात उठनी लाजमी है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल बहुत जायज है। प्लस यहां पर दोस्तों अगर 4 साल बाद हो रहा है तो यहां पर सवाल यह भी है कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, ऐसा बहुत संभव है कि उन लोगों ने जो पुराने जो दस्तावेज है अपने वो जला दिए हों या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार व्यक्ति होगा जो भ्रष्टाचार करेगा और उसके बाद फिर वो उस दस्तावेज को बचा कर रखेगा ताकि भविष्य में कोई उनको रेड मारे और फिर उसके बाद उनको जेल हो जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस जांच में कोई भी अच्छी चीज सामने निकल कर आती है, कोई भी पुष्ट और पुख्ता जानकारी निकल कर सामने आती है और सही लोगों को, जिन्होंने भी आरोप जो एक प्रकार से भ्रष्टाचार किया, जो भी आरोपित बनाए गए हैं, अगर उन्हें जेल होती है, उन्हें कड़ी सजा मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन यहां पर दोस्तों सीबीआई समेत ईडी पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि ईडी भी इस मामले की जांच कर रही थी। यहां पर सवाल यही उठता है दोस्तों कि आखिर आपने इतना लंबा समय क्यों लिया? हमारी जांच एजेंसियां इतना लंबे समय क्यों लेती हैं? क्योंकि जब हमारी जांच एजेंसियां इतना लंबा समय लेती हैं तो उसमें हमारे टैक्स पेयर्स, जो हमारे देश के टैक्स पेयर्स हैं, उनका पैसा उसमें लगता है। और फिर जब समय ज्यादा खिंच जाता है तो फिर उसके बाद लगातार आरोप भी लगते हैं टाइमिंग को लेकर। फिर आरोप लगते हैं कि आप सिर्फ एक ही पक्ष को टारगेट कर रहे हैं, आप सत्ता पक्ष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जांच एजेंसियों की छवि के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी सही टाइमिंग से और जल्द से जल्द इस पूरी की पूरी जांच को या तमाम जो भी वो केस लेते हैं उसे संपूर्ण करें। अब बहरहाल दोस्तों, आपको मैंने ये सारी बातें तो बताई, लेकिन इसमें आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर जो आरोप लगे प्रमुख तौर पर, इसमें जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें जो आरोप लगे हैं वो ये है दोस्तों कि इसमें महंगे सामान को, माफ कीजिएगा, सस्ते सामान को महंगा करके महंगे दाम में खरीदा गया, जिसमें एक फाउंटेन जो कि म्यूजिकल फाउंटेन वहां पर 45 करोड़ की करीब लागत का है, उसके सिलसिले में कहा गया कि उसे फ्रांस से खरीदा गया, लेकिन केंद्र सरकार से कोई भी अनुमति नहीं ली गई। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उनको भी टेंडर दे दिया गया। टेंडर जब दिया गया तो उसमें शर्तों को एक प्रकार से अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आरोप इन पर लगाए गए हैं। अब इस पर जांच होनी है। सीधे तौर पर यह भ्रष्टाचार का मामला है दोस्तों। बस हाँ, यह है कि अगर आप जो आपकी सरकार के, जिस सरकार में ये बना, उसके अगर आप मुखिया को नहीं कोई जिम्मेदार ठहराते तो ये इस पर सवाल उठते हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपको हिलाकर रखेगी। समाजवादी पार्टी इसे ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर कहती थी, महत्वाकांक्षी योजना उसके तौर पर कहती थी, प्रदर्शित करती थी। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है, इस समय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव साहब, उनके करीबी नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, उनको भी आरोप लगाया गया है। और साथ ही साथ बीजेपी के एक गोरखपुर में उनका निवास है और एक जिले के वो विधायक हैं, एक विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक हैं, संत कबीर नगर है मसलन, मेरे को अगर याद आ रहा है, तो वहां पर उन विधायक जिनका नाम राकेश बघेल है, उनके भाई पर भी आरोप लगाए गए हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी इसमें मुलव्विस पाई गई है, वो भी रिवर फ्रंट बना रही थी। कांग्रेस के नेता भी एक है भाटी, जो कि बुलंदशहर से हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं वो, उन पर भी आरोप लगाए गए। उनके घर में भी कल जब सीबीआई पहुंची तो उन्होंने भी उनके ठिकाने पर रेड मारी। यानी यहां पर बीजेपी और कांग्रेस, तमाम लोग इस भ्रष्टाचार में कहीं पर भी वैचारिक तौर पर भिन्न नहीं है। ये भले ही लड़ते हो कि हम विचारधारा में अलग अलग है, हमारी पार्टियां अलग है, लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो फिर सभी इसमें मुलव्विस हो जाते हैं, सभी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन अगर यह मामला उजागर हुआ है तो इसको लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अतिशीघ्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें एक प्रकार से आईने की तरह होगा कि आखिर आपने जो इतनी चकाचौंध बनाई है, इतनी सुंदर वो पार्क बनाया है, इतने सुंदर वो रिवर फ्रंट बनाया है, उसके नीचे का अंधेरा क्या है, वो धूल क्या है जिसे आपने कारपेट से ढका है। बहरहाल दोस्तों, सीबीआई की जांच टीम जब कल पहुंची तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, कहीं पर भी कोई जवाब नहीं दिया, जैसा कि हमेशा से ही होता है। लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूं कि इस मामले को लेकर कहीं पर भी बाद में दब ना जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि मायावती का जो मुख्यमंत्री जब वो तत्कालीन थी उस टाइम पे उत्तर प्रदेश की, तो उस दौर में जो इमारत या उस दौर पे जो आपको पता ही है कि वहां पर हाथियों की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं उसमें, तो उसको लेकर भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उठे थे, उजागर हुए थे, लेकिन फिर वो मामला कहीं ना कहीं दब गया, जो स्मारक उन्होंने बनाए थे। अब देखना यही होगा कि क्या इस मामले को लेकर भी ये दब जाता है या इसमें कुछ नई चीजें आती हैं और क्या बड़े लोगों को इसमें दोषी करार दिया जाता है। क्योंकि अक्सर ये होता है, स्क्रिप्ट इसी प्रकार की होती है कि अगर कोई भ्रष्टाचार का केस होता है तो उसमें फिर जो छोटे अधिकारी होते हैं उन्हीं को, या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्हीं को ही आप दोषी बनाकर उनको कुछ
टाइम की जेल हो जाती है। और फिर उसके बाद जो असली लोग होते हैं, जिनकी शय में और जिनकी शरण में ये सब हो रहा होता है, जिनके संरक्षण में ये सब हो रहा होता है, तो फिर वो लोग कहीं ना कहीं बच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।